मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं? बस बातचीत नहीं। एक बार आप सेटल हो जाओ, सब सेटल हो जाओ। ठीक है, सॉर्टेड। चलिए, बस बेटा बातचीत नहीं। बैग दे दो उसको, कॉपी किताब जो देना दे दो, जल्दी दे दो लेके। दो लोग, दो लोगों ने जन्म लिया बेटा, एक का नाम था हेनरी फ्योल और एक एक का नाम था F.W. टेलर। देखिए, इस बात को समझिए, जब भी कोई सिद्धांत बनता है, प्रिंसिपल बनता है, तो उसके पहले रिसर्च की जाती है। कितना प्यारा वर्ड है, रिसर्च। सर्च के बाद दोबारा उस पर अनुसंधान किया जाता है और नई जानकारियां निकाली जाती है। तो जब हम फ्योल की बात करते हैं तो फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स बोले, 0 टेक्निक बोली। इन भाई साहब ने 4 प्रिंसिपल्स बोले और 8 टेक्निक बोली। आज का मेजर डिस्कशन इसके ऊपर होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। और मैं एक एक प्रिंसिपल को आपके साथ डिस्कस करूंगा, इन वन लाइनर, इन टू लाइनर। और जहां पर आपको कंफ्यूजन हो आप मुझे रोक दीजिएगा। मैं सबसे पहले शुरुआत से शुरू करता हूँ। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क। सब इधर देखिए। बुद्धिमान आदमी वो है जो किसी बड़े काम को छोटे छोटे कामों में बांट दे और वो छोटा छोटा काम उन व्यक्ति को दे जिस काम को करने में वो एक्सपर्ट है। अंग्रेजी में एक बहुत प्यारा वर्ड है, प्रोफिशिएंट है। हिंदी में उसके लिए बहुत प्यारा वर्ड है, सकुशल है। और उसी को वो काम दिया जाए। गलती तब होती है जब हम लोगों को वो काम दे देते जो करने के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है। इसीलिए स्टाफिंग पढ़ा जाता है, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सही लोगों को पिक करिए, सही स्किल दीजिए और स्किल देने के बाद उनको सही जगह पर प्लेस कर दीजिए। तो डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है बड़े काम को छोटे छोटे कामों में बांटिए और वो काम उन लोगों को दीजिए जो काम करने में वो एक्सपर्ट है। अब जब आप ऐसा करेंगे तो स्पेशलाइजेशन होगा और सिंप्लीफिकेशन होगा। दो चीजें हो गई, स्पेशलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन। व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? विशिष्टीकरण हो जाएगा कार्य का। और सिंप्लीफिकेशन क्या है? सरलीकरण हो जाएगा कार्य का। कार्य सरल हो जाएगा और कार्य बेहतर हो जाएगा। तो मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं यूनिवर्सिटी में, आप तो बहुत भोले बच्चे हो, मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो मुझे बहुत लगता है कितने भोले बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, एमबीए डिपार्टमेंट का। लगभग 6 दोनों दोनों ईयर मिला लिए जाए तो 1000 बच्चे हैं, 1000 पर एमबीए ग्रेजुएशन करेंगे। जैसे कई पढ़ाई छोड़कर आए, कई का खुद का बिजनेस है, तो उनको पढ़ाने जाता हूँ, एक अलग चैलेंज है उनको पढ़ाना। आपको पढ़ाना एक अलग चैलेंज है, लेकिन ये काम करते 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 धीरे धीरे मेरे अंदर क्या आने लग जाएगी? स्पेशलाइजेशन। मुझे पता होगा पहले मिनट क्या बोलना है, मुझे पता होगा क्या नहीं बोलना है, मुझे पता होगा क्या कम बोलना है, क्या ज्यादा बोलना है। और ये एक बार में नहीं आएगा, ये बाय द ईयर्स आएगा। इसी को बोला जाता है स्पेशलाइजेशन। और सिंप्लीफिकेशन मतलब सरल कर दो। क्या कर दो? मैं, अगर आप मुझसे कोई एक चीज सीख पाओ अपने जीवन में, तो मैं आपको एक गिफ्ट के रूप में सिखाना चाहता हूँ। जीवन में न किसी का जीवन जटिल करो, न खुद का जीवन जटिल करो, सरल करते चलो। जो भी चीज सरल हो ना उसके प्रति प्रो रहो। नेवर एवर मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स। मतलब इस लेवल पर सिखाना चाहता हूं मैं आपको कि कोई आपसे पूछे ना कि यार आप मेरी पार्टी में शाम को आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, बिल्कुल जटिल मत करो। या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो। जटिल करते हैं लोग आंसर। आना तो चाहता हूं लेकिन एक दोस्त की और पार्टी है, पर वो तो कम अच्छा दोस्त है, तू तो अच्छा दोस्त है। लेकिन पापा यार भेजते नहीं, भेजते कह नहीं सकते। तो बताता हूं क्या पाऊंगा कि अब ये इतना जो आपने आंसर दिया है ना, ये आंसर आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। मतलब आप हो एक भयंकर कॉम्प्लेक्स व्यक्ति, आप सीधा आंसर दे सकते थे यार मैं नहीं आ पाऊंगा, और आप उसको बोल सकते थे क्योंकि मैं नहीं आ सकता। मन में आप सोच रहे हो क्योंकि तू इस लायक नहीं है कि मैं आऊं। लेकिन ओरिजिनली आपको संबंध बरकरार कर रखने वाले आंसर देने पड़ते हैं। यस और नो? तो डिवीजन ऑफ वर्क में सिंप्लीफिकेशन होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। दूसरा सुनो, बहुत अच्छा है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है ऑर्डर एक ही बॉस से होना चाहिए, दो बॉस नहीं होने चाहिए। जैसे इस वक्त देश में जो चल रहा है, एवरीबडी नोज द फाइनल डिसीजन, द फाइनल कॉल विल बी ऑफ नरेंद्र मोदी जी। द फाइनल डिसीजन किसका होगा? नरेंद्र मोदी का होगा। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक ही बॉस से ऑर्डर फ्लो होना चाहिए। अच्छा, अगर दो बॉस से ऑर्डर फ्लो होगा तो क्या होगा? ईगो क्लैश होगा। और क्या होगा? डिस्प्यूट होगा। यार सुनो मेरी बात, इधर आओ बालक, इधर आओ। ये आगे दिख नहीं रही जगह? व्हेन यू सीइंग दैट पूरा सीट विकेट है, क्यों पीछे जाना है? और पीछे वाले लोग जगह बनाए अगर कोई आया तो
ये इस देश की समस्या बता रहा हूं मैं आपको। मित्र मित्र है नहीं, दिखा रहे हैं कि मित्र हैं। चलिए दूसरा यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर एक ही बॉस से फ्लो होना चाहिए। किससे फ्लो होना चाहिए? अगर दो से होगा तो ईगो क्लैश होगा। किससे होगा? ईगो क्लैश। अच्छा, यूनिटी ऑफ कमांड के बाद आता है बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है वन हेड वन प्लान। क्या बोल रहा है वो? एक प्लान के लिए एक ही हेड बनाओ। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, अगर आपने दो हेड बना भी दिए तो एटलीस्ट हर प्लान के लिए एक ही हेड बनाओ। जितने ज्यादा लोग कमांड करेंगे उतना ईगो क्लैश बढ़ेगा। इस मैनेजमेंट तो छोड़ दो आप, ईगो ईगो टसल जिस लेवल का होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। और सबसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खत्म होने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी चीज का है तो वो ईगो का है। सो नेवर एवर प्रमोट ईगो क्लैश। तो तीन अपन ने पढ़े। चौथा बहुत अच्छा है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? सारे डिसीजन जब टॉप लेवल लेता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज। और हर डिसीजन जब अलग अलग लेवल पर बांट दिए जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइज। तो इसमें एक चीज याद रखने वाली, जो आप याद रखना, इंपॉर्टेंट डिसीजन को क्या करो? सेंट्रलाइज। लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन को क्या करो? हम उल्टा कर देते हैं। जिन चीजों पर माता पिता से पूछना चाहिए वो डिसीजन हम ले लेते हैं, और जिन डिसीजन पर उनसे बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए उनसे पूछ लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, छोटे काम करो, लेस इंपॉर्टेंट काम करो। अच्छा बोलूं तो रूटीन वर्क के काम करो, जिससे, कितना प्यारा वर्ड है यार ये, मुझे बहुत पसंद है, इंपैक्ट क्रिएट हो। इंपैक्ट, वो सारे डिसीजन सेंट्रलाइज होने चाहिए। करियर कौन सा चुनना है? इंपैक्टफुल डिसीजन है, इसमें इन्वॉल्व करो लोगों को। कॉलेज कौन सा ज्वाइन करना है? इंपैक्टफुल डिसीजन है, इन्वॉल्व करो लोगों को। सेंट्रलाइज होना चाहिए डिसीजन। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन शुड बी सेंट्रलाइज्ड, ऑल लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। कल मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, डेलीगेशन। ऑर्गेनाइजिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा डेलीगेशन। बहुत प्यारा वर्ड है डेलीगेशन भी, आपको समझ में आना चाहिए डेलीगेशन होता क्या है, करना कैसे होता है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक हमने पढ़ा इसके अंदर जो प्रिंसिपल, उसका नाम है बेटा एस्पिरिट डी कॉर्प। एस्पिरिट डी कॉर्प बोलता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ का मतलब है अगर एक व्यक्ति किसी एक चीज पर एनर्जी लगा रहा है, बनस्पत 10 लोग उस पर एनर्जी लगा रहे हैं, तो अगर 10 लोग एनर्जी लगा रहे हैं तो उसका परिणाम जल्दी आएगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये कौन बोलता है? एस्पिरिट डी कॉर्प। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है इसलिए मैं लिख देता हूं, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब होता है बेटा यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बोलता है सजेशन मांगो, रिव्यू मांगो, फीडबैक मांगो, ओपिनियन मांगो। किससे? एम्प्लॉइज। सब ध्यान देंगे मेरी बात पे। मैंने ये बोला है कि रिव्यू मांगो, मैंने ये नहीं बोला है रिव्यू को मानो। मैंने मांगना बोला है, मानना नहीं बोला है। आप सामने वाले से रिव्यू, सजेशन, फीडबैक मांगोगे तो उनको इंपॉर्टेंस वाली फीलिंग आएगी, पर लागू तो वो करो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही हो। लेकिन उनसे पूछो जरूर। सर फिर जब उनकी मान ही नहीं रहे तो पूछने की जरूरत क्या है? अरे भाई क्या पता उनसे बेटर आइडिया आ जाए, नंबर एक। नंबर दो, नहीं पूछोगे तो उनको लगेगा हम कटे कटे हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाली फीलिंग आने लग जाएगी उनको। तो उनको लगना चाहिए कि अपने हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। करेंगे तो हम वही जो हमें करना है। ये जो अंतर है ना, ये जिस दिन सीख जाओगे आप बढ़िया जगल कर पाओगे पावर को, क्योंकि पूरा खेल पावर को जगल करने का लाइफ में, कि आप किस तरह से इंपैक्ट क्रिएट करते चले जाओ और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते चले जाओ। पूरा खेल जीवन में इसी चीज का है, कैसे किस सीढ़ी पे पैर रखना है, किस सीढ़ी को नतमस्तक करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू बेटा, इनिशिएटिव में आप सजेशन मांगते हो। क्या मांगते हो? रिव्यू, फीडबैक मांगते हो। इससे उनको क्या लगता है? फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है सिग्निफिकेंट फीलिंग आती है उनको। कौन सी फीलिंग? सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट। आप में से कितने लोग इंदौर में अपने माता पिता के साथ रहते हैं? मेजोरिटी। आज जाकर आप अपने अपने मम्मी से और पापा से सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग कुछ पूछ के देखना, उसके बारे में, पढ़ाई के बारे में। जैसे मम्मी से पूछ के देखना, मम्मी 2 चैप्टर है, एक टफ चैप्टर है और एक इजी चैप्टर है, आप मुझे बताओ मैं कौन से चैप्टर से शुरू करूं। आपके दिमाग में पहले से डिसाइडेड है कि इजी से पढ़ना है, मम्मी का जवाब होगा टफ से शुरू कर। लेकिन पूछ लेना, शुरू इजी करना, लेकिन
पूछ लेना, एंड द मोमेंट यू विल आस्क हर ना, यू विल सी द चमक इन हर आई। आपको उनकी आंखों में एक चमक नजर आएगी कि यार मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने मुझसे पूछा। आप नई गाड़ी खरीद रहे हो ना, आपके पिता बुजुर्ग हो गए ना 60-70 साल के, वो नहीं चला सकते ना। आप सिर्फ उनसे जाके पूछो, यार पिताजी एक गाड़ी है 15 लाख की, मुझे बहुत पसंद है, एक गाड़ी है 13 लाख की, 2 लाख का अंतर है, कौन सी लेनी चाहिए? ना 15 की, कोई बुराई नहीं, लेकिन इन्वॉल्व हिम इन द डिसीजन। एंड व्हेन यू विल इन्वॉल्व पीपल इन द डिसीजन, देन दे विल फील इंपॉर्टेंट। कितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके बाद अपन कौन सा चैप्टर शुरू करें, आप कुछ भी बोलो, शुरू तो मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। कितने लोगों तक मेरी बात पहुंची? लेकिन आपसे जब मैं पूछूंगा तो आपको लगेगा यार सर ने पूछा यार, लेकिन जब मैं नहीं लागू करूंगा तो आपको लगेगा कि क्या यार, ये तो और बड़ी बेइज्जती है। इससे बढ़िया तो पूछते ही नहीं। लेकिन आप चेक करो, जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है, आपने एक नया शर्ट पहना है और कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन एक दोस्त ने आपकी तारीफ कर दी, आपकी एकदम अदा बदल जाती है, आपके चलने में एक मटक पैदा हो जाती है। कितने लोगों ने ऑब्जर्व करे जरा? और अगर वो तारीफ करने वाला आप लड़के और तारीफ करने वाली लड़की है, तो आप खत्म हो गए। आप कल्पनाओं की यात्राओं में चले गए हो कि मैं कौन से कैफे पे इसको कॉफी पिलाऊंगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एप्रिसिएशन व्यक्ति चाहता है, हर बंदा चाहता है। यस और नो? तो इनिशिएटिव में आपको क्या मांगने बेटा? लोगों से सजेशन, सजेशन मांगते। अब आते हैं अपन ऑर्डर पर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है? इसके लिए एक वर्ड मैंने अपने पुराने स्टूडेंट्स को याद करवाया, आप सब जो आज नए आए हैं वो भी सुन लीजिए। ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, बट सो वो जो स्टेटमेंट है वो हमेशा याद कर लीजिए जो मैं आपको बोल रहा हूं, ऑर्डरली प्लेसमेंट ऑफ मैन एंड मटीरियल। ये लिख लीजिए आप प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में, ऑर्डरली प्लेसमेंट ऑफ मैन एंड मटीरियल। orderly placement of men and material, orderly placement of men and material। एक लाइन और लिखो इसके अंदर, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। अ टाइम फॉर एवरीथिंग, everything on its time। A place for everything, everything on its place। A time for everything, everything on its time। हर चीज की एक जगह होनी चाहिए, हर चीज उसी जगह पर होनी चाहिए, हर चीज का एक समय होना चाहिए और वो चीज उसी समय पे होनी चाहिए। कितने लोगों तक मेरी बात पहुंची? हर चीज की एक जगह होनी चाहिए और हर चीज उसी, हर चीज का एक समय होना चाहिए और हर चीज, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो ये ऑर्डर देना नहीं है। कुछ प्रिंसिपल अपने हो गए, मैं 2-4 प्रिंसिपल और दोहराता हूं। प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन बोलता है टैलेंट, एबिलिटी, स्किल के बेसिस पर पैसा दो। उनको डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, इक्विटी भी बोलता है। फेयर रेम्यूनरेशन हमेशा ये बोलता है आप उनको टैलेंट, एबिलिटी, एक्सपीरियंस और पोटेंशियल के हिसाब से पैसा दो, और पैसा इसी के हिसाब से मिलना चाहिए। टैलेंट, एबिलिटी, पोटेंशियल, एक्सपीरियंस, 4 वर्ड है। इन चारों के बेसिस पे कर्मचारियों को आप क्या दो? पैसा। जब आप क्या करोगे, ऐसे व्यक्ति को प्रमोट करोगे जो टैलेंटेड नहीं है, पोटेंशियल वाला नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो व्यक्ति टैलेंटेड है वो हतोत्साहित हो जाएगा, इंग्लिश में बोलेंगे तो डिमोटिवेटेड हो जाएगा, और फिर डिमोटिवेटेड होगा तो अगला स्टेप क्या है? छोड़कर जाएगा। अगला स्टेप क्या है? आपकी खुफिया सूचना किसको देगा? कॉम्पिटिटर को। और खुफिया सूचना कॉम्पिटिटर को देगा तो आपको होगा नुकसान। इससे बेटर था कि आप टैलेंटेड व्यक्ति को प्रमोट करते। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कांग्रेस की स्थिति ये ऐसी स्थिति नहीं होती अगर कांग्रेस अपने टैलेंटेड एलिजिबल कैंडिडेट्स को जाने नहीं देती बीजेपी में। तो कांग्रेस में मेजॉरिटी लोग, वो लोग जो टैलेंटेड थे वो बीजेपी में जाकर मिल गए। फॉर एग्जाम्पल ज्योतिरादित्य सिंधिया, फॉर एग्जाम्पल हेमंत बिस्व शर्मा, फॉर एग्जाम्पल एन नंबर ऑफ पीपल हु वर इन कांग्रेस एंड दे मूव टू भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनको वहां पर रिकॉग्निशन। आप कब मूव करते हो? जब आपको ये रियलाइज हो जाता है कि जहां मैं हूं ये मेरी जगह नहीं, तत्काल मूव कर जाते हो आप। मैं पक्का बता रहा हूँ, बेटा बात मत करो। बालिका, बालिका बिल्कुल। व्हाट्स योर नेम?
Don't talk. Don't have to talk. Just listen to me. Any talented individual who leaves the organization is your liability. Any talented individual who is miraculously performing in your organization and you are not giving reward to that individual is your liability, क्योंकि वो छोड़कर जाएगा, और जब छोड़कर जाएगा तो आपको कमजोर करेगा, क्योंकि आपके रहस्य किसी और को बताएगा, और जब आपके रहस्य किसी और को बताएगा तो आप जानते हो विभीषण क्योंकि मिला हुआ था राम के साथ, तो लंका की पूरी स्थिति गंभीर कर दी और फाइनली रावण मर गया. Why I am quoting you this? You need to understand कि talented individual appreciation चाहते हैं प्लस वो better position चाहते हैं. इसमें कोई बुराई नहीं है एस्पिरेशनल होने में. हम व्यक्ति को एस्पिरेशनल होना चाहिए. एस्पिरेशनल का मतलब है महत्वाकांक्षी होना चाहिए. लोग महत्वाकांक्षा को अच्छी तरीके से नहीं लेते, लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, एक ही लेक्चर पढ़ रहे हो भले, फिर भी मैं सिखाना चाहता हूँ भयंकर महत्वाकांक्षी बनो. भले आप किसी भी सराउंडिंग में पैदा हुए हो, आपके अंदर ये विल पावर होना चाहिए दैट आई वांट टू शाइन लाइक अ स्टार. भले आप गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन आपके अंदर ये विल पावर होना चाहिए, नहीं मेरे को तो यार एक बार तो पैसे का एक बार धूल की तरह समझना है, पैसे को किस तरह खर्च करना है. कब होगा? जब आप टैलेंटेड लोगों को रिटेन करके रखोगे. क्या करके रखोगे? और ये स्टाफिंग भी आपको सिखाता है कि टैलेंटेड लोगों को अपने को रिटेन करके रखना चाहिए. फेयर रेम्यूनरेशन. एक है बेटा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी? इक्विटी ये बोलता है कि कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन. अब आप देखो ये हालात हैं इस क्लास के, ये इस तरफ पूरा आप पलट के देखोगे ना, सारी गर्ल्स इधर बैठी हुई, दो बैठी हैं, बहुत अच्छे बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. ये दोनों मेरी स्टूडेंट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू. रीजन बिहाइंड, आप जब इंडस्ट्री में जाओगे, 5 साल बाद काम करने जाओगे, 10 साल बाद काम करने जाओगे, तो आपको वहां पर आपको डिफरेंट कल्चर के लोग मिले, डिफरेंट अलग अलग, आपको इसको बोला था ना हेट्रोजीनियस कल्चर के लोग मिले. हो सकता है आपकी बॉस फीमेल, हो सकता है आपका बॉस मेल हो. आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आप हर जेंडर के साथ बात कर पाओ. आप मेरी बात समझ रहे होगे? और ये कब होगा? जब एटलीस्ट आप क्लास में तो वो यूनानिमिटी बना पाओ. लेकिन क्या होता है ना, गर्ल्स और बॉयज के अंदर एक फंडामेंटल एरर होता है. बॉयज में भी देखा है मैंने, मेरी क्लास के स्टूडेंट उनमें भी है, ये गुच्छा बना लेते हैं और वो गुच्छा हर जगह साथ जाता है, कूद कूद के जाता है. अच्छा, उस गुच्छे का एक नकली सरदार होता है, नकली, क्योंकि वो खुद भी महान नहीं है. गुच्छे का जो नकली सरदार है वो खुद भी महान नहीं है, बस ये है कि वो कैसे न कैसे उसको सरदार मान लिया गया है. कोई है नहीं तो चलो इसको मान लेते हैं. वाई आई एम टेलिंग यू बेटा, ये जो आपने बना रखा है ना सिस्टम, ये सिस्टम से आपको कितना नुकसान होने वाला है आपको अंदाजा नहीं. आप नहीं, अभी नहीं समझ में आएगा. 5 years 10 years डाउन द लाइन जब आप इंडस्ट्री में जाओगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू टॉक सो ओपनली, यू विल नॉट बिकम एक्सट्रोवर्ट, देन यू विल रियलाइज कि पूरी स्कूल लाइफ में आपने अपनी पूरी पर्सनालिटी को संकीर्ण कर लिया. दैट डे यू विल रियलाइज. मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप कल से एकदम मिंगल होके बैठ जाओ और क्या हाल है, मैं इसको भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही आप ये बोलते हो अगले दिन कुछ और नजारा होता है. सर ने ही तो बोल दिया, बात ही खत्म हो गई. I am telling you this, you should know what is an healthy environment. Are you getting my point? कितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है? हेल्दी एनवायरनमेंट का मतलब समझ रहे हैं? जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कलर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन. क्या कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है? होता है, होता है, होता है. जो अभूतपूर्व गोरे हैं उनको अलग दृष्टि से देखा जाता है, जो मेरी तरह कम गोरे हैं उनको अलग तरीके दृष्टि से देखा जाता है, जिनका गेहुआ रंग है उनको अलग दृष्टि से देखा जाता है, और जो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के उनको थोड़ा अलग दृष्टि से देखा जाता है. और ऐसा अमेरिका में भी हुआ, भारत में भी हुआ, हर जगह हुआ. लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये डिस्क्रिमिनेशन फंडामेंटली रॉन्ग है. द मोमेंट आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, आप एक्चुअल चीज से मिस ही कर जाओगे कि व्यक्ति का टैलेंट क्या है, पोटेंशियल क्या है. अगर आप उसको जज कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकलिटी. प्याल ने यही बोला प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में कि कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. फिर उसने बोला स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर होना चाहिए. बार बार लोगों को मत निकालो, कर्मचारियों को मत निकालो. नेवर एवर से कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा. एक दिन के बाद वो खुद छोड़ कर चले जाएंगे.
और ऐसा होगा। कोअर्जन अपन ने पढ़ा है, अपन ने कल ही पढ़ा है कोअर्जन, कि आप लोगों को दमित करोगे, दमित करोगे, दमित करोगे, दमित करोगे, एक दिन वो भाला असला बारूद निकाल लेंगे और आपको ही खत्म कर देंगे। सच बता रहा हूं मैं आपको, पढ़ा था मैंने कहीं। वो बच्चे जो अपने शहर से बाहर आकर सबसे पहले रिलेशनशिप में उतरते हैं, वो लोग होते हैं जिनके अपने माता पिता के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं होते। लेट मी रिपीट इट। अपने शहर से बाहर आने के वो बच्चे जो सबसे पहले रिलेशनशिप में उतरेंगे या उतरना चाहेंगे, वो होंगे जिनका अपने माता पिता के साथ कोई ना कोई एक टसल चलेगा, जो ओपन नहीं, क्योंकि वो वहां पर मिस आउट कर रहे हैं कॉन्वर्जेशन को, लव को, एम्पैथी को, कनेक्शन को। और वो एम्पैथी, लव, कनेक्शन जो घर पे मिस कर रहे हैं वो बाहर तलाशेंगे। और जब वो बाहर तलाशेंगे तो यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, इट कैन बी गुड ऑल्सो। बट जिस तरह का कलयुग चल रहा है, इट कैन बी बैड ऑल्सो। यस और नो? ये लोग मेरी बात से सहमत हैं? आपकी सहमति और असहमति से फर्क नहीं पड़ता, सच यही है जो मैं बोल रहा हूं। सर फिर आपने पूछा क्यों? ताकि आप क्या फील करो? इंपॉर्टेंट फील करो। तो बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर क्या है? कर्मचारियों को बार बार निकालें कि रोक के रखें? उनको लंबे समय तक अपने पास रखेंगे, उनकी स्टेबिलिटी रहेगी, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है। फिर आते हैं बेटा अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्केलर चेन पर। स्केलर चेन में बोलता है इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो बहुत ही सिस्टमेटिक होना चाहिए, सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। और इमरजेंसी में दो सिमिलर पोजीशन पर बैठे हुए लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इमरजेंसी में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है, वो बात कर सकते हैं, बट वो सेम पोजीशन पर होना चाहिए। कौन से पोजीशन पर होना चाहिए? सेम मैनेजर सेम पोजीशन पर अगर होंगे तो लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्केलर चेन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तमाम फ्योल के प्रिंसिपल्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन को सुचारू रूप से चलने में मदद कर, प्रॉपरली रन करने में मदद कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर इक्विटी भी लग रही है, वहां पर डिवीजन ऑफ वर्क भी लग रहा है, और मजे की बात वहां पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लग रही है। और वो बहुत ईमानदारी से फ्योल बोल रहा है कि आप अथॉरिटी बराबर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी के। अगर आपने अथॉरिटी ज्यादा दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो अथॉरिटी का क्या होगा? मिसयूज होगा। अथॉरिटी अगर आपने कम दी तो काम नहीं हो पाएगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर आपने अथॉरिटी बढ़ा दी तो मिसयूज होगा, अथॉरिटी कम कर दी तो काम नहीं हो पाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को काम देते वक्त चेक करो कि इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या अथॉरिटी लगेगी। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं, वरना मैं आपको एक चीज बताता। एक होती है बेटा ऑपरेशनल अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटी? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक डिपार्टमेंट है, एमबी डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर। मेरे अंडर जितने लोग काम करते हैं, मेरे यूनिवर्सिटी में मेरे अंडर, उनको बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना है किसी बच्चे को। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मतलब ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है, इसका एनरोलमेंट नंबर ये है, इस साल में इसका एडमिशन, ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहलाता है। बच्चा मांगने आता है, उसको कहीं लगाना है बैंक में। अब फॉर एग्जाम्पल आई एम इन क्लास, मैंने अपने डिपार्टमेंट में ये ऑपरेशनल अथॉरिटी अपने नीचे की फैकल्टी को देके रखी हुई है कि अगर कोई बच्चा बोनाफाइड लेने आया है और अगर उसकी फीस जमा है और अगर उसके सारे दस्तावेज अपने पास हैं, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट देने के लिए मुझसे पूछना नहीं है, तत्काल प्रभाव से दे दिया जाए। और मुझसे तो पूछना ही नहीं है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना है कि नहीं देना है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, फीस नहीं है तो नहीं देना है तो देना है। तीसरी कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब इस पूरे काम से, जिस काम में मैं एज अ मैनेजर, ध्यान से सुनना, बार बार इन्वॉल्व होता, उस काम के लिए मैंने बना दिया एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और उस पूरे काम से मैं आहिस्ता से साइड में हट गया। अब बोनाफाइड के जितने काम है वो मुझसे टकराए बिना हो जाएंगे। कितने लोगों तक मेरी बात पहुंची? इसको क्या बोला जाता है? एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऐसा एक जगह नहीं बनाया मैंने, ऐसा कम से कम 10-20 कामों पे हमने बना के रखा होगा। 10-20 कामों, क्योंकि वो काम रोज ही आने हैं। और जब रोज ही आने और आप रोज मुझसे पूछोगे, और अगर मेरी एनर्जी इन कामों में जाएगी तो मेजर काम कैसे कर पाएंगे? कितने लोगों तक एसओपी
बेटा, व्हाट इज एसओपी? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनता कब है? ये नहीं पूछा आपने। जब ऑन अ डेली बेसिस कोई एक्टिविटी हो रही हो और उस एक्टिविटी पर आपको रोज डिसीजन लेना पड़ रहा हो, तो इससे बेटर है कि आप उससे रिलेटेड क्या बना दो, एसओपी। जैसे हमारे घर में एक एसओपी था, यार देखो तुमको बाहर जाना है ना, बार बार मत पूछो, चले जाओ, लेकिन 8 बजे पहले आ जाना। तुम हमको बोल के जाओगे कि 9 बजे, ये तो होगा ही नहीं। तुम बोल के मत जाओ, पर 8 के पहले आ जाओ। और हम कॉल करें तो 2 फोन में उठा लो, एक मिस हो सकता है, दूसरे में उठा। सिंपल एसओपी बने हुए थे, सिंपल, और सब फॉलो कर रहे थे। तो कोई किसी किस्म की वो नहीं है टेंशन। जैसे मेरी मदर ने मुझे बोल के रखा था कि स्कूल में कोई भी इवेंट हो रहा है जिसमें अगर तुमको 300 के अंडर अंडर का खर्चा हो रहा है, तुमको घर आके मेरे से नहीं पूछना है, तो खर्चा करिए ना, मेरे से आके रिइंबर्समेंट ले लेना। 300 के अंडर का होना चाहिए, और महीने में एक ही हो सकता है। ऐसा नहीं तुम 300 रोज ही कर रहे हो। अब ये बिल्कुल एसओपी क्लियर था, यार 300 खर्च कर सकते हैं किसी इवेंट में, पूछने की जरूरत नहीं। मैम पूछती थी कौन कौन करेगा, अपन सबसे पहले हाथ खड़ा करते थे, क्योंकि अपना एसओपी डिसाइडेड है। इसको बोला जाता है कि आप अपने जी, बहुत ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत काम आएगा आपको लाइफ। Majority of the time of a manager and a leader is dwell is wasted on such type of petty decisions which are of no importance. And I want you to be those people who make SOP, standard operating procedure, so that you can get out of that whole bullshit decisions. Are you getting my point I'm saying? Fair enough. कितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है? पक्का? तो ये कुछ हमने पढ़े बेटा प्रिंसिपल्स। कोई और प्रिंसिपल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हाथ खड़ा करके पूछो। कोई प्रिंसिपल अगर आपको दिक्कत दे रहा है तो बताओ। एनी प्रिंसिपल विच इज क्रिएटिंग इशू टू यू। पन्ने पलट लो एक बार और पूछो, फिर हम टेलर की तरफ आएंगे। बात मत, कुछ भी नहीं हुआ, 12वीं में ही हो, बहुत कुछ कर नहीं पहुंच। अरे दुख होता है मुझे जब मैं अपने बच्चों को गलत दिशा में जाते डिवाइडेड के साथ पढ़ा करो। जब पढ़ा रहा हूँ मिस करोगे इन सारी क्लासेस को, आप लिख के दे सकता हूँ मैं, फिर रुक जाओ 6 महीने। चलिए, एनी प्रिंसिपल विच इज क्रिएटिंग इशू, एनी प्रिंसिपल? नो। टेलर पर आ रहे बेटा, टेलर पर आओ। टेलर ने बोला है कि 4 प्रिंसिपल है मेरे। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। अब ध्यान से सुनेंगे। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब बोलता है भैया डिसीजन में, लाइफ में कोई भी डिसीजन गट फीलिंग पर मत लो। सब ध्यान देंगे। नो डिसीजन शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ गट फीलिंग। गट फीलिंग समझते हो आप? मुझे लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए, खत्म किस्सा। आपके लगने से कुछ नहीं होगा। आपको करना क्या है? लॉजिक, रेशनैलिटी, हिट एंड ट्रायल, ये इंपॉर्टेंट है। तो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब बोलता है गट फीलिंग पे डिसीजन मत लो। आप रैशनैलिटी चेक करो, उसके पीछे का लॉजिक चेक करो, उसके पीछे का बेस चेक करो, और फिर डिसीजन। इसको अदरवाइज मत लेना, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं भी। 10 में से 2 से 3 बच्चे वो होते हैं जो सीए इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके दोस्त सीए कर रहे हैं। 10 में से 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद इसलिए एमबीए करते हैं क्योंकि कोई और विकल्प ही नहीं है, तो एमबीए कर रहे हैं, सब एमबीए कर रहे हैं। 10 में से 3 बच्चे वो होते हैं जो 10वीं के बाद 11वीं में साइंस इसलिए लेते हैं क्योंकि साइंस में स्कोप बहुत है, ऐसा उनको बोल दिया जाता है। बता रहा हूँ मैं। और ये वो लोग हैं जो गट फीलिंग पे जा रहे हैं दूसरों की। तो पराजय का नेक्स्ट लेवल है बेटा ये तो। एक तो अपन खुद की गट फीलिंग पे जाए तो थोड़ा समझ में भी आ रहा है। गट फीलिंग भी, और वो भी किसकी? मतलब आपकी मम्मी को लगता है कि आप एक अच्छे डिजाइनर बन सकते हो, इसलिए आपने फैशन डिजाइनिंग ले ली। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, तो डिजास्टर्स डिसीजन है। आपको लगना चाहिए तो बेटर है सर, लेकिन माता पिता तो बच्चों का कभी कहाँ गलत समझते हैं। आई नो आप यही बोलोगे, बट आई वांट यू टू हैव अ गुड डिस्कशन विद योर पेरेंट्स कि अब मैं जो अपने करियर की ट्रेजेक्टरी बनाने वाला हूँ वो कहाँ लेकर जाएगा मुझे, और मुझे छोड़ो आपके बुढ़ापे में कहाँ लेके जाएगा आपको। कि जहां मैं जाऊंगा वहीं तो फाइनली आप जाओगे आखिरी में। So my career is not only important to me but also important to you. So let's have a healthy discussion related to it. इसको बोला जाता है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। गट फीलिंग पे नहीं जाना है, रेशनैलिटी पे जाना है।
दूसरा, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, खुद की कम सोचो, ऑर्गेनाइजेशन की ज्यादा सोचो। हिरोशिमा नागासाकी हुआ जापान में, आपको पता है पूरा जापान 5 बजे उठना शुरू कर दिया, बड़े बड़े सायरन लग गए थे अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव कस्बे मोहल्लों में, और रोज सुबह 5 बजे पूरा देश उठता था और देश के निर्माण में लग जाता था शुरुआत के 2-3 घंटे। बेवकूफ है वो लोग काम कर रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि इंडिविजुअलिज्म से कुछ नहीं होगा, आपको टोटलिटी में काम करना है। हिंदी में बहुत प्यारा वर्ड है समग्रता, इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है इंटीग्रिटी, कि आपको कंप्लीट इंटीग्रिटी में जब आप काम करते हो तो उसके रिजल्ट और इफेक्ट बहुत गहरे आते हैं। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब हो गया, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हो गया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट होना। और आप सब मेरी बात से सहमत होंगे, जब जब कॉन्फ्लिक्ट होगा आप चेक करना, आपका पीस ऑफ माइंड चला जाता है और आप परफॉर्म नहीं कर पाते। चेक कर लो, आप घर में कोई झगड़ा हो रहा हो, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ाई छोड़ो, आप टीवी ढंग से नहीं देख सकते, आप बोलोगे काम करता हूँ, बंद कर देता हूँ, लड़ लो तुम। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड बोलता है पीस ऑफ माइंड के साथ किया गया काम जल्दी परिणाम लेकर। क्यों बोला जाता है सोने के पहले मोबाइल मत देखो, ताकि पीस ऑफ माइंड से सो? क्यों बोला जाता है सुबह उठते ही भगवान का नाम लो, अपने हाथ के दर्शन करो, धरती माता को प्रणाम करो, ईश्वर का धन्यवाद, उठते ही मोबाइल निकाल ली? किस किसने मैसेज किया है? 3 कंपनी के मैसेज आए, और कौन ही करेगा आपको? जो टैलेंटेड नहीं होता तो उसको कहाँ मैसेजेस आते ज्यादा। हाँ, दोस्तों क्या आते, वो भी असफल है, आप भी असफल हो इसलिए आ रहे हैं। असफलता को चेरिश करते हैं। क्या भाई, क्या हाल है? बढ़िया चल रहा भाई, चिंता मत कर, तेरा भाई बड़ा काम करेगा। कर भी दिया बड़ा काम, 12वीं में फेल। व्हाट आई एम टेलिंग यू बेटा इज, आप जितना पीस ऑफ माइंड के साथ हार्मनी में रहोगे, उतना आपके जो रिजल्ट है वो क्या आएंगे, इफेक्टिव आएंगे। यस और नो? ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है। और लास्ट बेटा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय थ्रू ट्रेनिंग। मेरे पुराने बच्चे बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हाथ खड़ा करके बताओ फुर्ती में, एक ही बार में जवाब आना चाहिए। बताओ बेटा, शाबाश। हम्म, परफेक्ट। दूसरा, ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड, ठीक है, परफेक्ट, करियर ओरिएंटेड। तीसरा, और कोई तीसरा बता पाएगा? बताओ बेटा। हाँ बोलो, शाबाश, ही बोलो। एंड फॉर इटर्निटी, ट्रेनिंग इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, डेवलपमेंट इज फॉर इटर्निटी। ट्रेनिंग इज टेक्निकल, डेवलपमेंट इज मैनेजेरियल। ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड, डेवलपमेंट इज करियर ओरिएंटेड। तो आपको कर्मचारियों की क्या करनी है, ट्रेनिंग। सब इधर देखेंगे मेरी तरफ। वो व्यक्ति जो ट्रेंड है ना बेटा, उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है। आप जब क्लास में होमवर्क करके जाते हो, आप में अलग कॉन्फिडेंस होता है, आप टीचर की आंखों में आके देख के पढ़ते हो क्लास में। जब आप होमवर्क करके जाते हो और टीचर ने होमवर्क दिया और आप होमवर्क करके नहीं गए, आप बिल्कुल कोने में दुबक के बैठे हुए होते हो और आंखें आपकी नीचे होती है और आप ऐसे नौटंकी कर रहे होते हो कि पकड़ाई में ना हो। और जिस दिन आप दमदारी से 1 घंटा बैठ के आपने होमवर्क किया, आप बिल्कुल टीचर के एकदम आंख में आंख डाल के बात करते हो, इंतजार कर रहे होते हो कब टीचर बोले होमवर्क की बात, और आप गर्व से हाथ खड़ा करो कि मैंने होमवर्क करके आया हूं जीवन में पहली बार, कृपया करके मुझसे पूछें। बिकॉज यू आर ट्रेंड, तो ऑलवेज बी ट्रेंड। अब आप स्टूडेंट हो, आपके लिए ट्रेनिंग क्या है, स्टडी। आप बड़े हो जाओगे, आपके लिए ट्रेनिंग क्या होगा, ऑपरेशनल इफेक्टिविटी, पावर, एग्जीक्यूट करना, चीजों को लीडरशिप से ऑपरेट करवाना, यह आपकी ट्रेनिंग रहेगी। तो बी ट्रेंड। और एक और बात सिखा देता हूं, जो लोग सीखते नहीं हैं वो लंबे समय में नहीं टिक पाएंगे। मैं आपको विनम्रता से बता रहा हूं, ये याद रखना मेरी बात। इन्हीं में से 10 साल बाद कुछ बच्चे भयंकर संघर्ष करते हुए नजर आएंगे, अगर, डबल अंडरलाइन, वो नहीं बदले, नई चीजें उन्होंने नहीं सीखी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं स्वीकार किया, अंग्रेजी नहीं इंप्रूव करी, और पर्सनैलिटी नहीं बढ़ाया, वही दकियानुसी विचारधारा, वही घटिया बातें करते रहे, इधर उधर की, लिख लो, 10 साल बाद आप संघर्ष करते हुए ही पाए जाएंगे। वाई सो? क्योंकि आप उस कंपटीशन को नहीं झेल पाएंगे जो आने वाला है अगले 5 साल में आपके ऊपर। अभी मजाक लगेगा आपको, कोई नहीं समझता बेटा, मैं भी जब वहां बैठता था तो मुझे लगता था कुछ देख लेंगे सब,
आर पार कर देंगे अपने, बहुत बहुत बात है अपनी। खजराना गणेश जी को मानता हूँ मैं नहीं करूंगा तो क्या हुआ, वो कर देंगे, उनसे बड़े हैं क्या सर। सब फाइनली तब समझ में आता है जब आपको रिजल्ट नजर नहीं आ रहे होते हैं। इसलिए मैं आपको आज ही आज ही वस्तु स्थिति समझाना चाह रहा हूँ। तो ये 4 प्रिंसिपल हो गए। अच्छा, अब 8 टेक्निक है। कितनी टेक्निक है? 8 में से 4 तो बेटा स्टडी है। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीक स्टडी। फटीक स्टडी जो है वो 3 चीजों की बात करती है। हाथ खड़ा करके बताइए कौन मुझे बताएगा। बताओ। 3 चीजें मैं बताऊं। पहला, नंबर ऑफ इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल। फटीक स्टडी में 3 चीजें चेक की जाएगी। नंबर ऑफ इंटरवल, कितने हो रहे हैं नंबर। दूसरा, ड्यूरेशन, एक इंटरवल कितने मिनट का है। और तीसरा, कितने पीरियड बाद इंटरवल मिल रहे हैं। ये 3 चीजें फटीक स्टडी में चेक की जाती है। नंबर ऑफ इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल। कितने लोगों को तीनों वर्ड याद हो गए। क्या था पहला वर्ड? नंबर। दूसरा ड्यूरेशन। तीसरा फ्रीक्वेंसी। ये फटीक स्टडी है। मोशन स्टडी क्या बोलती है, किससे रिकॉर्ड होती है? सीसीटीवी कैमरा से। व्हाट इज सीसीटीवी कैमरा? क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा। इससे रिकॉर्ड करते हैं कि कौन से प्रोडक्टिव मूवमेंट है और कौन से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को प्रमोट करें कि अवॉइड करें? प्रोडक्टिव मूवमेंट को प्रमोट करें कि अवॉइड करें? प्रमोट करें। ये मोशन स्टडी। मेथड स्टडी बोलता है किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड पता लगाओ कि क्या बेस्ट मेथड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक माल भेजना है इंदौर से भोपाल। अब इंदौर से भोपाल बेस्ट कनेक्टिविटी क्या है? रोड। सच बता रहा हूं, बेस्ट कनेक्टिविटी इज रोड, नॉट ट्रेन। रोड कनेक्टिविटी है, 3.5 घंटे भोपाल पहुंच जाओगे। ट्रेन में अगर आप बैठ गए भोपाल जाने के लिए, और भारत की ट्रेन अपनी मौज से चलती, तो हो सकता है ओरिजिनली वो 4.5 घंटे में लगाने वाली थी, लेकिन हो सकता है वो 5.5 घंटे में। तो बेस्ट मेथड क्या है किसी भी काम को करने का? जो शॉर्टेस्ट हो, नंबर 1, जो शॉर्टेस्ट हो, जो कम कॉस्टली हो, और जिसमें रिसोर्सेस कम यूज हो। क्या कम यूज हो? रिसोर्सेस कम यूज। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी। किसी भी काम को करने का आपको एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करना होगा कि भाई कितनी देर में ये प्रोडक्ट बनने वाला है, ये सर्विस के हम कितने मिनट आपको देंगे। वो टाइम डिसाइड होना चाहिए। और वो टाइम अगर डिसाइडेड नहीं होगा तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी ऑर्गेनाइजेशन में कि कहाँ कितना टाइम जा रहा है। हार्वर्ड में एक स्टडी कराई गई और उसमें उन्होंने सिखाया कि आप अपने कर्मचारियों को एक एक्टिविटी दो, और उस एक्टिविटी में उनसे पूछो कि अगर आप 10 से 5 की नौकरी है ना आपकी, तो आप ये बताओ कि आपके 10 से 5 में, ध्यान से सुनना बहुत गहरी बात है, 10 से 5 में जो आप काम करते हो, 5 और 11 12 7 घंटे काम करते हो, इसमें आप कितने घंटे किस काम को कितने परसेंटेज में करते हो, ये बता दो। आप तो एक्सेल भर के दे दो शाम को कि आज आप 7 घंटे हमारे साथ रहे। तो आपने आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल हमने आज बच्चों को कॉलिंग करी। कॉलिंग आज हमने 50 बच्चों को कॉलिंग करी। कॉलिंग 50 बच्चे। अब आपने 50 बच्चों को कॉलिंग करी, तो 50 बच्चों को कॉलिंग करने में 2 घंटे से ज्यादा तो लगेंगे नहीं। तो मतलब 7 घंटे में आपने 2 घंटे इस काम को किया, मतलब आपने 25% ये काम किया, 20%। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 80% टाइम क्या किया आपने। तो दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, चौथा बताओ, उसमें परसेंटेज भी लिखो। वरना लोग क्या होंगे, शाम को आके बोले सर आज मैंने 50 बच्चों को कॉलिंग करी थी, थैंक यू सर। आज सर मैंने वो बच्चों का पूरा डेटा डाल दिया है एक्सेल पे, थैंक यू सर। कितना परसेंटेज ऑफ योर टाइम इस काम में गया, इससे हम चेक कर लेंगे कि आप कितने इफेक्टिव हो और कितने एफिशिएंट हो। सर के ऊपर से तो नहीं जा रही बात जो मैं बोल रहा हूं, पक्का आ रही समझ में? चलिए एक और बात सीखने की कोशिश करिए। जब हम बात करते हैं मेथड, टाइम, मोशन और फटीग स्टडी की, तो इन चारों के अलावा एक और स्टडी जिसको हम बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन बोलता है कि जो भी काम होगा वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के अलावा एक्शन जरूरी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा।
आप पिछले 3 साल से ये डमरू बजा रहे हो और ये ढोल बजा रहे हो कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, डम। मेरी अंग्रेजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, डम। बढ़िया, आपने ये झंडा लहरा दिया 3 साल तक। इसकी बजाय अगर आप 7 दिन में एक स्टेटमेंट सीखते, एक दिन में एक नहीं बोल रहा हूं, 7 दिन में एक, हेलो हाउ आर यू, एक स्टेटमेंट, 7 दिन में यही सीखना है। और अगर आप ऐसे सीखते तो 1 साल में 52 महीने होते हैं और 3 साल में 150, मतलब आज आप 150 स्टेटमेंट याद कर चुके होते हैं अंग्रेजी के, बेसिक बेसिक 150 रटे हुए होते हैं आपको 7 दिन में एक। लेकिन आपने 7 दिन में एक करने की जगह 7 दिन में 70 बार ये बोलना पसंद किया कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। घर के ऊपर से नहीं आ रही बात, कितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है? तो बढ़िया लाइन बोलूंगा, व्यक्ति अपनी कमजोरियों के प्रति क्या कर देता है, जस्टिफिकेशन दे देता है। क्या कर देता है? मेरी अंग्रेजी इसलिए कमजोर है सर, समझो ना आप, मेरे माता पिता थोड़े से आम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और घर में माहौल नहीं है सर, इसलिए मैं अंग्रेजी नहीं बोल। सर आप तो जानते हो अपने स्कूल में बच्चे कैसे हैं, वो अंग्रेजी बोलते ही नहीं है, मैं बोलता हूँ तो मेरे को हीरो बोलने लग जाते हैं, मेरे से दोस्ती तोड़ लेते हैं, तो मैं अंग्रेजी नहीं सीख पाया। ऐसे 1000 कारण दे दोगे आप, ये देते रहो, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन 7 दिन में एक लाइन चुपके से सीख लो ना। लेकिन लोग ये करते नहीं, लोग अपनी गलतियों का क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन। एम आई साउंडिंग लॉजिकल? यस और नो? सो मेंटल रिवॉल्यूशन बोलता है पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, क्या लेना पड़ेगा? बिना एक्शन लिए बात नहीं बनेगी। और आप एक्शन अगर लेते रहोगे तो एक समय बाद आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपके एक्शन ही बोलने लग जाएंगे। विराट कोहली मैच विनर है, बोलने की जरूरत नहीं है उसको, वो है ही। महेंद्र सिंह धोनी कूल एज अ कुकुम्बर है, बोलने की जरूरत नहीं है, वो था ही। चेन्नई सुपर किंग तो अभी भी बोल रही है ही, कब जाएगा? एक समय के बाद, ध्यान से सुनना, बहुत काम की लाइन है, एक समय के बाद आप उस काम को इतनी बार कर देते हो कि अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका काम ही बोलने लग जाता है। पर वो होगा कब? जब आप एक्शन लोगे। क्या लोगे? इसको बोला जाता है मेंटल रिवॉल्यूशन। क्या बोला जा रहा है? पक्का? फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड मेंटेन करो। क्या मेंटेन करो? अगर आप क्वालिटी गिराओगे, परसों नरसों मेरे पास कोई वीडियो आया, उसमें बोल रहा था कि अमेजोन पर कोई नूडल्स बिक रहा है, उस नूडल्स को चेक किया तो वेजिटेरियन नूडल था, नूडल वेजिटेरियन था, लेकिन जब उसके इंटीरियर में जाके चेक किया, इंग्रेडिएंट में जाके चेक किया, उस महिला ने पाया वहां पर क्लियरली मेंशन था बीफ, गाय का मांस, बीफ, और ऊपर वेजिटेरियन लिखा हुआ था। और वो वीडियो हमारे फैमिली का जो ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम 4-5 लोग हैं, उसमें मेरे पिताजी ने भेज दिया। एक बार वो इंदौर आए हुए थे और हमने शाम को बोला कि अपन सब शाम को बढ़िया मौसम हो रहा है तो चलो नूडल्स बना, तो वो बात पता थी, और उन्होंने कहा नूडल फूडल कुछ मत बनाओ, बनाना है तो पोहा बनाओ, ढोकला बनाओ, इडली बनाओ, कोई नूडल नहीं बने। और हमने बनाया और उनके सामने बैठ के खाया, उन्होंने उसका बदला निकाल लिया और उन्होंने वीडियो डाल दिया है और फिर हिंदी में लिख दिया, कृपया मृदुल जी जरूर सुनिए। बोल ही दिया गया था तो मैंने सुना, और मेरे अलावा जिन्होंने सबने नूडल खाया था भर भर के मेरे से ज्यादा, मेरे ही घर वाले सब ताली बजा रहे हैं उस वीडियो पे। क्या बात है, बहुत बढ़िया वीडियो है। और मैं बोल रहा हूँ यस आई एग्री। व्हाई आई एम कोटिंग यू दिस? नोइंग द इंफॉर्मेशन इज योर राइट, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी बोल रहा है और ये चैप्टर भी बोल रहा है, ये चैप्टर भी बोल रहा है कि आपके पास समग्र अधिकार है कि आप जानो कि स्टैंडर्ड क्या है प्रोडक्ट का, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और उसके लिए बहुत प्यारा वर्ड यूज किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल। कितने लोगों को पता है ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जो चेक करता है। आप कभी भी खिलौने देखना, खिलौनों को पलट के देखना, जहां उनकी बैटरी लगती है वहां पर क्यूसी लिखा रहता है, अगर आपने कभी ईमानदारी से देखा हो तो। क्यूसी, व्हाट इज क्यूसी? क्वालिटी चेक हो चुका है वो। और ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि चाइना के जितने मेजॉरिटी प्रोडक्ट हैं उस पर आपको क्यूसी नजर आएगा, क्वालिटी चेक। व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? प्रोडक्ट का क्या मेंटेन करना है,
व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? वो प्रोडक्ट जो मुनाफा नहीं दे रहा है उसको क्विट कर लो मार्केट से, चलाओ मत लंबे समय तक, क्योंकि अगर आप उसको चलाओगे तो वो आपको फाइनेंशियल क्या देगा? लॉस। अच्छा, व्हाट इज फंक्शनल फोरमैनशिप? कितने बॉस है टोटल? 8। टोटल कितने? 8। नाम बताओ बेटा 8 हो गए। खड़े हो जाओ, शाबाश, बताओ। खड़े हो, खड़े तो हो, बताओ। नहीं, पहले तो 2 नाम बताओ। बैठ जाओ। एक प्लानिंग और एक प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हमने 4 बॉस पढ़े थे। एक गैंग स्पीड में जा रहा था, इंस्पेक्टर ने रोका, मस्त रिपेयर कर दी। ये लाइन हमने रटी थी। एक गैंग स्पीड में जा रहा था, इंस्पेक्टर ने रोका, मस्त रिपेयर कर दी। गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर बॉस, रिपेयर बॉस। गैंग किस में जा रहा था? स्पीड में जा रहा। किसने रोक लिया? इंस्पेक्टर ने रोक लिया। क्या कर दी उसकी? रिपेयर कर दी। तो 4 बॉस इधर हो गए। फिर हमने एक लाइन इधर पढ़ी थी, इंस्ट्रक्टर ने रूट क्लर्क को बोला टाइम पर आया करो, डिसिप्लिन में रहा करो। इंस्ट्रक्टर ने रूट क्लर्क को बोला, ये 2 नाम हो गए। टाइम पर आया करो, तीसरा नाम हो गया। डिसिप्लिन में रहा करो, डिसिप्लिनेरियन, 4 नाम। तो 4 इधर और 4, टोटल कितने हो गए? 8। तो फंक्शनल फोरमैनशिप कितने बॉसेस की बात कर रहा है? 8। 8 बॉस की बात कर रहा है। और 1 बॉस की बात कौन करता था? शाबाश, कौन करता था? अरे भाई, फ्योल करता था यूनिटी ऑफ कमांड में। कौन करता था? यूनिटी ऑफ कमांड करता था। आदमी क्या यूनिटी ऑफ कमांड? फ्योल करता था। कौन से प्रिंसिपल में करता था? यूनिटी ऑफ कमांड। अच्छा, इसमें एक और है, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। व्हाट इज डिफरेंशियल पीस रेट प्लान? डिफरेंशियल पीस रेट प्लान बोलता है कर्मचारियों को उनकी एलिजिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसा दो। जो जितना प्रोडक्शन करे उसको उतना पैसा दो। कंपनसेशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। प्योर परफॉर्मेंस चेक करो और उसके बाद पैसा दो। अगर कोई 10 यूनिट बना रहा है तो उसको 10 का पैसा दो, कोई 11 बना रहा है उसको 11 का पैसा दो, कोई 18 बना रहा है 18 का पैसा दो, कोई 30 बना रहा है तो पहले चेक करो कैसा बना रहा है। पता लगा 30 बनाने में उसने पूरी क्वालिटी की धज्जियां उड़ा दी। तो जो जितनी क्वांटिटी और क्वालिटी बनाएगा उसको उतना ही पैसा मिलना चाहिए। ये डिफरेंशियल पीस रेट प्लान है। कितने लोगों तक बात पहुंची? अब सब मेरी तरफ देखो, आज का महाज्ञान देने वाला हूं मैं, तो आपको जिंदगी भर याद रखना। शायद मेरे पुराने बच्चों को मैंने कभी बताया हो, अगर बताया भी हो तो उनका रिवीजन हो जाएगा। ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली मीन्स ट्रीटिंग एवरीबडी डिफरेंटली। याद रखना इस बात। समझाओ, कौन समझाए? बताओ बेटा। हाँ, यू। यस, बैठे बैठे बैठे। पनिशमेंट। तो फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या हुआ बेटा? वो इक्विटी भी तो यही बोल रहा है, ट्रीट डिफरेंट करना है। बिल्कुल सही बात है। ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली मींस ट्रीटिंग एवरीबडी, हर व्यक्ति को इक्वल ट्रीटमेंट देने का मतलब है कि हर व्यक्ति को डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कोई लड़का जो खड़ा नहीं होना चाहता उसको खड़ा कर देना, और एक लड़की जो स्वतः खड़ा होना चाहती है उसको नहीं खड़े होने, उसको बैठे रहने देना। ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली मींस ट्रीटिंग एवरीबडी डिफरेंटली। अब आप बोलोगे सर ये तो अन्याय है लड़कों के साथ, हमको क्यों खड़ा किया गया, लड़कियों को क्यों नहीं खड़ा करके बुला रहे हो आप? अगर आपके अंदर भी इच्छा है ना और आप एकदम मूव कर जाते तो मैं आपको भी नहीं खड़ा करता, लेकिन वो जो इच्छा है आपके अंदर की मैं बैठे बैठे जवाब दूंगा, उसका दमन होना चाहिए। और आपको ये बताना चाहिए क्लास में जवाब खड़े होके दिया जाए। फिर सर लड़कियों से बैठे बैठे क्यों जवाब? क्योंकि वो जवाब देना चाहती है खड़े होकर, इसलिए खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। बात खड़े और बैठने की नहीं, बात इच्छा की है।
कितने लोगों तक मेरी बात पहुंची? ट्रीटिंग, मेरा अपना स्टूडेंट है इसलिए मैं थोड़ा परिहास टाइप कर लेता हूँ। ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली मींस ट्रीटिंग एवरीबडी डिफरेंट। पक्का बेटा, आज अपन कंज्यूमर नहीं पढ़ पाएंगे, कंज्यूमर नेक्स्ट में होगा, भले एक दिन लंबा खिंच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज के लिए काफी है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग।